रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 14 मई, दिन बृहस्पतिवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियां चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। इस सिलसिले में अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीनी हैकर्स कोरोना वैक्सीन से जुड़े शोध को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। खबर को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी के पास। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी सीसा ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि सरकार के संरक्षण में काम कर रहे चीनी हैकर्स ने कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए शोध कर रहे अमेरिकी संस्थानों पर उनका शोध चुराने के मकसद से साइबर हमला किया है। सीसा अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जुड़ी एक संस्था है। इन दोनों ही एजेंसियों ने एक साझा बयान जारी किया है जिसे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कहा गया है। यह बयान कहता है, जो भी संस्थान कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल और रिसर्च सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वह सचेत रहें। वही इन हैकर्स का प्राइम टारगेट हैं। इन एजेंसियों का आरोप है कि ये हैकर्स कोविड-19 के उपचार और परीक्षण में लगे अमेरिकी संस्थानों की जानकारियों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को निशाना बना रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक चीनी हैकर्स ये काम चीन की सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, इसलिए अमेरिकी एजेंसियां और गृह मंत्रालय उनके खिलाफ चेतावनी जारी करेगा। कोरोना वायरस के प्रकोप ने दुनिया की इन दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव को बेहद बढ़ा दिया है। दोनों ही शुरुआत से एक दूसरे पर कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका लगातार चीन पर कई दूसरे आरोपों के साथ ही साइबर जासूसी के भी आरोप लगाता रहा है, लेकिन चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इसी हफ्ते चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा था, 病毒无国界，是全人类面临的共同挑战。疫苗研发对疫情防控 हम कोविड-19 का इलाज और वैक्सीन से जुड़े शोधों में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। बिना किन्हीं सबूतों के चीन के खिलाफ अफवाहें फैलाना और उसे निशाना बनाना बिल्कुल अनैतिक है। 及疫苗研发国际合作。 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह डाला था। बाद में लगातार सिलसिलेवार तरीके से वह चीन पर कोरोना वायरस को जानबूझकर फैलाने के आरोप लगाते रहे। उन्होंने चीन के वुहान की एक वायरोलॉजी लैब से इस वायरस के शुरू होने के बारे में पुख्ता प्रमाण होने और इस मामले में गहन जांच की भी बात कही है। हालांकि चीन आरोप लगा रहा है कि ट्रंप सरकार क्योंकि अपने देश में कोरोना वायरस को काबू करने में पूरी तरह नाकाम रही है, इसलिए चीन पर आरोप लगाकर आगामी चुनावों के मद्देनजर वह अपने नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहती है। ट्रंप सरकार WHO पर चीन के PR एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका की ओर से उसे दिया जाने वाला फंड भी रोक चुकी है, जिससे दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक असर पड़ा है। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि संभवतः कोरोना वायरस कभी खत्म नहीं हो और HIV की तरह इसका अस्तित्व हमेशा बना रहे। WHO ने यह बात उन अनुमानों के जवाब में कही है जिनमें इस वायरस के कुछ समय बाद खुद ब खुद खत्म होने की बात कही जा रही है। WHO के इमरजेंसी एक्सपर्ट डॉक्टर माइक रेयान ने बुधवार को एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away. यह वायरस भी हमारे समाज में एक अगला एंडेमिक वायरस हो सकता है। हो सकता है कि यह वायरस कभी दूर जाए ही नहीं, जैसे कि HIV नहीं गया था। वायरस के साथ हमारे लिए शर्तें आ जाती हैं। हालांकि हमने इलाज ढूंढे हैं, हमने रोकथाम के तरीके ढूंढे हैं, और फिर लोग उस तरह नहीं डरते जैसे कि पहले डरा करते थे। आज हम HIV से ग्रस्त लोगों को जिंदगी दे पा रहे हैं, एक लंबी स्वस्थ जिंदगी ऐसे लोगों को जो कि HIV से पीड़ित हैं। मैं इन दोनों बीमारियों की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि हम यथार्थवादी तरीके से सोचें, और मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई भी अनुमान लगा सकता है कि क्या यह बीमारी गायब हो पाएगी। अगर हमें कोई हाईली इफेक्टिव वैक्सीन मिल जाती है
जिसे हम हर उस इंसान को बांट पाएं जिसे इसकी दुनिया भर में कहीं भी ज़रूरत है, तो शायद हम एक तरह से इस वायरस को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उस वैक्सीन को हमें पाना होगा, उसे सभी तक पहुंचाना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। It'll have to be highly effective, it will have to be made available to everyone, and we will have to use it. WHO के आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख माइक रियान के शब्द। हालांकि रियान ने बताया कि ऐसी उम्मीद है कि इसका एक प्रभावी टीका आ जाएगा, लेकिन इसे बड़ी मात्रा में बनाने और दुनिया भर में मुहैया कराने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता होगी। दुनिया भर में लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। रियान ने कहा कि यह अनुमान लगाना कठिन है कि हम कब इस संकट पर विजय प्राप्त करेंगे। दुनिया के कई देशों के धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। रुख करते हैं अगली खबर का। लगभग 1 साल से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौर करने वाली बात है कि नेतन्याहू पूर्व सेना प्रमुख बेनी गांट्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के समर्थन से यह गठबंधन सरकार बना रहे हैं। इजराइल की संसद ने बीते हफ्ते 2 मूल कानूनों में संशोधनों को पास किया था, जिसके बाद इस तरह की गठबंधन सरकार बनने में कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई थी। बीती 7 मई को ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। इन दोनों ही घटनाओं के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। इजराइल में मार्च में हुए संसदीय चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गुट को 58 सीटें और पूर्व सेना प्रमुख बेनी गांट्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के नेतृत्व वाले वामपंथी गुट को 55 सीटें मिली थीं। 120 सीटों वाली इजराइल की संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की आवश्यकता होती है। माना जा रहा है कि इजराइल के पूर्व सैन्य प्रमुख गबी अश्केनाजी देश के नए विदेश मंत्री होंगे और रक्षा मंत्री का पद स्वयं बेनी गांट्ज संभालेंगे। जानकार मान रहे हैं कि इस गठबंधन सरकार को कई मुद्दों पर अंतर्विरोधों को साधते हुए चलना होगा, जिसके नतीजे बहुत दिलचस्प हो सकते हैं। इधर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को कोरोना महामारी की लचर तैयारियों से सचेत करने के बदले दंड का सामना कर रहे विसल ब्लोअर डॉक्टर रिक ब्राइट ने फिर कहा है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो अमेरिका अपने आधुनिक इतिहास की सबसे भयानक सर्दी का सामना करेगा। उन्होंने यह बात सदन की ऊर्जा एवं वाणिज्य समिति के सामने गुरुवार को अपनी पेशी के लिए तैयार की गई अपनी गवाही में कही है। डॉक्टर रिक ब्राइट ने अमेरिका में कोरोना वायरस के इलाज के लिए बगैर परीक्षण और प्रमाण के व्यापक स्तर पर इस्तेमाल की जा रही दवा के खिलाफ बयान दिया था। इसके बाद उन्हें संक्रामक रोगों और जैव आतंकवाद जैसे मुद्दों को देखने वाली एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख पद से बिना चेतावनी के स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि अगर हालातों में कोई ठोस और व्यापक नीतिगत हस्तक्षेप नहीं किया गया तो जल्द ही स्थिति और भी भयानक होगी। बता दें कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से अमेरिका में 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य अमेरिका में स्थित देश निकारागुआ ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए 2,800 से अधिक कैदियों को घरों में ही नजरबंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि खबरों के अनुसार इन छोड़े गए कैदियों में कोई भी राजनीतिक बंदी शामिल नहीं है। निकारागुआ में यहाँ की तानाशाही सरकार ने विपक्ष के 86 नेताओं और कुछ अधिकार समूहों को जेल में बंद कर दिया है। यहाँ 2007 से ही डेनियल ओर्टेगा की तानाशाही सरकार का शासन है। छोड़े गए बहुत से कैदियों को साल 2018 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अधिकार समूहों के अनुसार इन प्रदर्शनों में 300 लोग मारे गए थे। देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसियां ओर्टेगा की शासन की आलोचना कर चुकी हैं। इंटर अमेरिकन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स देश के राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहा करने की मांग भी कर चुका है। अधिकार समूहों ने हाल में आरोप लगाए हैं कि कई राजनीतिक बंदियों में कोरोना के लक्षण पाए जाने के बावजूद उन्हें कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है।
अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 44,52,806 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,98,737 दर्ज किया गया है और 16,75,928 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।